सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल हरप्रीत के बालों से खेलता हुआ कहने लगा, इसके अलावा तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं जिसमें खलूस होता है, वरना वैनकूवर में जिस लड़की से भी बात कर लो उसकी हर बात में कहीं ना कहीं कोई मकसद या लालच होता है। क्या वो सब ऐसी हैं? इसमें उनका कसूर नहीं है, वहाँ माहौल है ना, एक मादी माशरा है जहाँ सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल्लिक ही सोचा जाता है। उसने कहा तो हरप्रीत वैनकूवर की बातें करने लगी। अपनी बातों में वो गुम होकर कब सो गए उन्हें एहसास ही नहीं रहा। सुबह वक्त पर तैयार हो गए। हरप्रीत ने मोती रंग का शलवार कमीज पहन लिया था और हल्का हल्का मेकअप कर लिया था। जसपाल भी तैयार हो गया, उन्होंने नाश्ता वहीं कमरे में मंगवा लिया। तकरीबन 10 बजे उन्होंने मेहरा को फ़ोन किया तो उसने उन्हें गुप्ता कॉलोनी के पास एक चौक तक आने का कहा ताकि फिर वो इकट्ठे ही आगे निकल जाएं। जिस वक्त वो दोनों लॉबी से गुजर रहे थे उन्हें वो रात वाला जोड़ा वहीं बैठा हुआ दिखाई दिया। अगर मेहरा ने उनकी निशानदही ना की होती तो शायद वो उसे इत्तफाक समझकर नज़रअंदाज कर चुके होते। दोनों ने अपना कोई रिस्पॉन्स ना दिया और चलते हुए पार्किंग में जा पहुंचे। प्रीतो, उन दोनों के अलावा हम में कोई दिलचस्पी ले रहा है, ये देखो। मुझे एहसास तो नहीं हुआ, मैं पहले ही देख रही हूँ, वो बोली। अच्छा, ड्राइविंग तुम करना, मुझे रास्तों का इल्म नहीं है, जसपाल ने कहा तो हरप्रीत ने चाबी पकड़ी और ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। दोनों ने गैर महसूस अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया। उन्हें कोई दिखाई न दिया, अलबत्ता वही जोड़ा अब बाहर आ गया था। हरप्रीत ने गाड़ी निकाली और रिजॉर्ट से बाहर निकलती चली गई। तभी जसपाल मुस्कुरा दिया। रिजॉर्ट के बाहर एक कार खड़ी थी, वो दोनों उसमें आ बैठे थे। उनके बैठते ही कार चल पड़ी जो उनके ताक़ुब में बढ़ती चली आ रही थी। प्रीतो, हमारा ताक़ुब शुरू हो गया है, अब ध्यान से, जसपाल ने हंसते हुए कहा तो वो बोली, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि हम उनकी निगाहों से कहीं ओझल ही ना हो जाएं। नहीं, उसकी नज़र ही में रहेंगे जो हमें अपनी निगाह में रखना चाहता है, जसपाल ने कहा तो हरप्रीत ने रफ्तार बढ़ा दी। दरमियान में मेहरा का फ़ोन भी आया तो उसने ताक़ुब के बारे में बताकर मौजूदा पोजीशन के बारे में बताया। कुछ देर के बाद वो गीता कॉलोनी के उस चौक में पहुंच गए जहां मेहरा ने उन्हें बुलवाया था। फ़ोन पर राब्ता करने के बाद वो कॉलोनी के पास मिल गए। सुबह के वक्त लोगों के दफ्तर जाने का रश बहुत हद तक कम हो गया था। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी लोग अपने अपने मामलात और ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होने के बायस सड़क पर आ जा रहे थे। काफ़ी ठहराव सा था। मेहरा सड़क की दूसरी जानिब कॉलोनी के गेट की तरफ था, जबकि उन्होंने आगे के यू टर्न से मुड़कर वापस आना था। हरप्रीत बड़ी एहतियात से गाड़ी मोड़कर चलती हुई उनके करीब आ गई। मेहरा गाड़ी से बाहर निकलकर उनका इंतजार कर रहा था। हरप्रीत ने भी गाड़ी उनके करीब जाकर रोक दी। जसपाल पहले निकलकर मेहरा की जानिब बढ़ गया। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर दो चार रस्मी जुमलों के तबादले के बाद वो बोला, यहाँ मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि इस गीता कॉलोनी में एक शख्स रहता है जो यहाँ के महकमा माल के एक बड़े ऑफिसर का सारा मामला देखता है। जॉब तो वो क्लर्क की करता है, लेकिन बहुत पहुंची हुई चीज़ है। मेरी उससे इब्तदाई मुलाकात तो हो गई थी, अब आप लोगों से मुलाकात करना चाहता है। इस मुलाकात का मकसद? जसपाल ने पूछा। ये तय करना है कि आप उसे रकम कितनी दोगे, मतलब डील होगी, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। तभी जसपाल ने देखा कि हरप्रीत भी कार से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जैसा आप चाहो, बात तो आप ही ने करनी है। ये लफ्ज़ अभी जसपाल के मुंह ही में थे कि उसने हरप्रीत की पुश्त पर मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवानों को देखा। पीछे बैठे हुए नौजवान ने गन उनकी तरफ सीधी कर ली थी। जसपाल के दिमाग में घंटियां बज गईं। उसने चीख कर हरप्रीत को पुकारा, हरप्रीत बचो। उसकी आवाज़ तेज फायरिंग में दब कर रह गई। फायरिंग की आवाज़ से माहौल झुंझुला उठा था। जसपाल के सामने हरप्रीत थी। अचानक ही वो सड़क पर गिर गई थी। उसके पीछे कार थी जिसमें वो हमला आवर आए थे। फिर सड़क के दूसरी तरफ दो रोया सड़क पर वो मोटरसाइकिल वाले थे। जसपाल ने लम्हों में फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। ये तो उसे पूरा यकीन था कि हरप्रीत को गोली लग चुकी है। उसे संभालने वाले वहां पर कोई और हो ना हो, लेकिन मेहरा तो था।
اس کی کوشش تھی کہ وہ حملہ آوروں کو ہاتھ سے نہ نکلنے دے۔ یہ فیصلہ اس نے لمحے کے ہزارویں حصے میں کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چلتی ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر حملہ آوروں کی طرف دوڑا۔ اس کا رخ اس جانب سے تھا جدھر حملہ آوروں کا منہ تھا۔ فطری طور پر انہوں نے سامنے ہی کی طرف بھاگنا تھا۔ اگر وہ اپنا موٹر سائیکل موڑتے تو اس میں انہیں وقت لگنا تھا، یا پھر نیا فائر کرنے کے لیے اسے گن تو سیدھی کرنا ہی تھی۔ جسپال کو اپنی جانب لپکتا دیکھ کر موٹر سائیکل سوار نے فرار ہونا چاہا۔ اس نے گیئر تو پہلے ہی لگایا ہوا تھا۔ جب تک جسپال ان کے قریب پہنچا انہوں نے موٹر سائیکل دوڑا لی۔ تبھی اس کا ہاتھ فائر کرنے والے اس شخص کو لگا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ کچھ اس طرح پڑا تھا کہ موٹر سائیکل ڈگمگا گئی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے۔ پیچھے والا جسپال کے قابو میں آ گیا تھا، لیکن موٹر سائیکل چلانے والا توازن نہ ہونے کے باوجود بھی ڈگمگاتا ہوا نکل گیا۔ حملہ آور جیسے ہی زمین پر گرا، وہ سپرنگ کی مانند اچھلا۔ اس نے گن سنبھالنے اور اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی اور بھاگ نکلا۔ جسپال اس کے پیچھے تھا۔ وہ سڑک پار کر کے گیتا کالونی کی مخالف سمت میں تیز ہو گیا۔ جسپال نے اسے نگاہوں میں رکھا اور اس کے تعاقب میں پوری قوت سے دوڑا۔ ان کے درمیان میں تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا کہ پکڑا نہ جاؤں، اور جسپال پوری قوت صرف کر کے اسے اس لیے پکڑنا چاہتا تھا کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے، وہ اسے بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ وہ سڑک سانپ کی آنت کی مانند پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی، تاہم لمحہ با لمحہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا، جسپال نے پوری قوت صرف کی اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ داؤ کارگر ثابت ہوا۔ حملہ آور اس کے شکنجے میں آ گیا۔ دونوں سڑک پر جا گرے۔ حملہ آور نے جس قدر مزاحمت کی، جسپال نے اسی قدر اسے تھپڑوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ حملہ آور ہانپ گیا، مگر جسپال نے اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے حملہ آور کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، یہاں تک کہ حملہ آور نے مزاحمت ترک کر دی اور بے جان ہو کر سڑک پر پھیل گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بھری سڑک پر دو آدمی لڑ رہے ہوں اور ان کے گرد تماشائی اکٹھے نہ ہوں۔ جن لوگوں نے سڑک پر فائر ہوتے دیکھا تھا ان میں سے کچھ لوگ بھی جسپال کے پیچھے آ گئے تھے۔ جسپال نے شدت جذبات سے اس کی پسلی میں ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، بول، کیوں کیا فائر؟ نہیں بتاؤں گا، تو چاہے مجھے مار دے، نیچے پڑے ہوئے لڑکے نے بے جان سی آواز میں کہا، اور یوں ہو گیا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ لاشعوری طور پر جسپال کے ذہن میں ہرپریت کا بھی خیال تھا۔ نہ جانے وہاں کیا منظر ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک سائیکل رکشہ قریب کھڑا تھا۔ جسپال نے اسے بلایا، وہ قریب آیا تو اس نے حملہ آور کو اٹھا کر اس پر تقریباً پٹخ دیا، پھر خود سوار ہو کر سڑک کی جانب چلنے کو کہا۔ وہ لوگوں کو حیران پریشان چھوڑ کر سڑک کی جانب چل دیے۔ گیتا کالونی کے سامنے اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پولیس بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک پولیس والے کو مخاطب کیا اور حملہ آور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے فائر کرنے والا حملہ آور، گرفتار کریں اس کو۔ پھر اس نے مہرا اور ہرپریت کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ آپ کے ساتھ تھی؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ پھر بے ہوش حملہ آور کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ کدھر ہے وہ اب؟ جسپال نے پوچھا۔ انہیں یہیں قریب ہی ایک نجی ہسپتال لے گئے ہیں۔ گولی کندھے میں لگی ہے، ممکن ہے ایک سے زیادہ فائر ہوں۔ آپ کس تھانے سے ہیں؟ اور یہ؟ جسپال کے لفظ منہ ہی میں تھے کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فوراً ریسیو کیا کیونکہ وہ مہرا کا فون تھا۔ بولیں، ہرپریت خیریت سے تو ہے؟ گولی لگی ہے آخر۔ تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تو جسپال نے انتہائی اختصار سے سارا واقعہ سنا دیا۔ تبھی مہرا بولا، پولیس کو میں نے ہی فون کیا تھا۔ یہاں پر جو انچارج ہے سیوا رام سنگھ، اس سے میری بات کرواؤ، پھر اپنی گاڑی لے کر آ جاؤ، پتہ میں تمہیں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ جسپال نے سیوا رام سنگھ کو فون دیا جو اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ ایک دو منٹ اس کی بات سنتا رہا، پھر فون واپس جسپال کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کہا، ہاں بولو مہرا، میں نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے، اب تم فوراً یہاں آ جاؤ، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پتہ سمجھایا اور فون بند کر دیا۔ اس نے ایک نگاہ حملہ آور پر ڈالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ تقریباً 15 منٹ کی تلاش کے بعد وہ ہسپتال کی پارکنگ تک جا پہنچا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر تک گیا جہاں سے اسے ایمرجنسی کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ وہاں جا پہنچا تو مہرا نے اسے دیکھتے ہی کہا، بلڈ کا بندوبست ہو گیا ہے، ابھی ڈاکٹر اسے آپریشن کے لیے لے جانے والے ہیں، تم سنبھالو، میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔
जसपाल ने कहा और उसके कंधे को थपका कर वहां से चला गया। सुबह की चमकती हुई धूप हर जानिब फैल चुकी थी। दिलबर के घर के सामने शामियाने नस्ब थे और लोग इलाके भर से जमा हो रहे थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि इनमें दिलबर के लिए खलूस रखने वाले कितने हैं और महज दुनिया दिखावे के लिए कौन कौन आए हैं। अगरचा ये इसाले सवाब की महफिल थी, लेकिन इलाके में मखसूस हालात की वजह से जो तनाव आ चुका था, इसलिए ये दिखावा ज़रूरी था। लोगों की यहाँ आमद से पता चलता था कि कौन ज़्यादा धड़ेबंदी रखता है। पीरजादों के लोग बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, जबकि सरदारों के हामी बहुत थोड़े थे। इलाके में यही मशहूर था कि वो डकैती की वारदात में कत्ल हो गया है, लेकिन सरदारों को मालूम हो चुका था कि उसकी वजह कत्ल क्या है। इसाले स्वाब की इस महफिल में जो होना था वो तो हो ही जाना था, मगर वहां ये खदशा भी था कि कहीं किसी नई दुश्मनी की बुनियाद ही ना पड़ जाए। मैं जानता था कि सरदारों की सर्द मोहरी क्यों है। सोनी पूरी तरह तैयार थी कि वो आज ऐलान कर देगी, फिर जो तमाशा होगा देखा जाएगा। इस वक्त मैं घर से निकलकर दिलबर के घर की जानिब जाने के लिए तैयार हो चुका था। मैं जानता था कि इस बार पुलिस में रंधावा जैसा बंदा नहीं है जो मेरी मदद करेगा। 2 दिन पहले ही उसे मुअत्तल करवा के लाइन हाजिर कर दिया था और उनकी जगह नए डीएसपी और इंस्पेक्टर साहब आए थे। वो सरदारों के अपने हाथ के बंदे थे। अब सरदारों के साथ जो फड्डा भी लेना था वो बहुत सोच और समझ कर बड़े हौसले से लेना था। सरदारों की अपनी एक कुवत थी। इसके साथ साथ पुलिस के लोग भी उनके अपने हाथ के थे। वो किसी तरह की भी धौंस जमा सकते थे। मेरे साथ चंद साथी थे जो लड़ने भिड़ने और असला चलाने में माहिर थे, लेकिन सरदारों के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं थे। मैं नाश्ता कर चुका था और मेरे जहन में यही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। फिर अचानक मैंने सब कुछ अपने दिमाग से झटक दिया। मैंने अपना रिवॉल्वर उठाया, फालतू मैगजीन अपनी जेबों में भरे और बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकलने लगा। मैं अंदर वाले कमरे से बाहर दालान में आया तो सोनी जैसे मेरे इंतजार में ही थी। मेरी तरफ देखकर गहरी संजीदगी से बोली, जमाल, मैंने भी तेरे साथ जाना है क्योंकि अम्मा को मैंने पहले ही भेज दिया है। वो क्यों? मैंने पूछा। ये बात तू क्यों नहीं समझता कि सरदार कभी भी मुझे इलाके के सामने ये कहने नहीं देगा कि मैं उसकी बेटी हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा, आओ चलें। मैंने कहा और बाहर सहन में खड़ी बाइक को सीधा किया और उस पर बैठ गया। सोनी ने गेट खोला तो मैं गली में आ गया। जब वो मेरे पीछे आ बैठी तो मैंने बाइक बढ़ा दी। इसके साथ ही मेरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ने लगी, जिसमें बदन से उठने वाली टीसें दबकर रह गई थीं। मैं अपनी गली पार करके चौक में आ गया। वहां सन्नाटा था। अछू करियाने वाले की दुकान भी बंद थी। दाएं जानिब मुड़कर दूसरी गली में दिलबर का घर था। पहली गली पार की और फिर दूसरी गली के सामने आकर मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक जीप ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं अगर मोहतात ना होता तो बिलाशुबा उसके साथ टकरा जाना था। मेरे पीछे गली सुनसान थी। सामने से जीप ने रोका हुआ था। दाएं जानिब शामियाने लगे हुए थे जिसके अंदर बैठे लोग पढ़ रहे थे। बाएं जानिब की गली खाली थी। मेरे फरार होने का रास्ता कहीं भी नहीं था। तभी मैंने सरसराते हुए कहा, सोनी, हौसला रखना। अगर गड़बड़ हो जाए तो दिलबर के घर की तरफ भाग जाना, रुकना नहीं। तुम नहीं जानते हो जमाले, इन्होंने हमारा रास्ता रोक कर कितनी बड़ी गलती की है। सोहनी ने आहिस्तगी से कहा तो मैं चौंक गया। वो ऐसा क्यों कह रही है? मैं इस पर ज्यादा तो नहीं सोच सका, क्योंकि जीप के पीछे जो कार आकर रुकी थी उसमें से शाहजेब बाहर निकल आया था। कार में से चंद बंदे निकले तो उनके पीछे एक जीप और मोटरसाइकिल पर सवार लोग आ गए। वो तकरीबन 20 के लगभग लोग होंगे। शाहजेब ने अपनी आंखों पर स्याह चश्मा उतारा और कार में फेंकते हुए ऊंची आवाज में बोला, जमाल, तेरे पीछे जो लड़की बैठी है उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना इसे तो मैंने छीन तो लेना है। तू भी अपनी जान से जाएगा। लगता है तू पागल हो गया है शाहजेब, इसलिए ओल फोल बक रहा है। तेरे लिए यही अच्छा है कि मेरा रास्ता छोड़ दे। मैंने सर्द लहजे में काफी ऊंची आवाज में कहा ताकि मेरी आवाज दूर तक पहुंच जाए। तू अगर ये समझता है ना कि डेरे से बचकर आ गया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने खुद तुझे जाने दिया था ताकि अब भी तू समझ जा और अपनी हरकतों से बाज आ जा। अब ये तेरे लिए आखिरी मौका है। चल शाबाश। और मैं भी तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। पहले तेरे बाप का उधार था, अब तेरा उधार भी लिए फिरता हूँ। ये ना हो कि उधार आज ही चुका दूँ। मेरे कहने पर वो चंद लम्हे मुझे गुस्से में देखता रहा, फिर अपने बंदों को इशारा किया ताकि वो सोनी को बाइक पर से उतार लें।
बिल्कुल उन्हीं लम्हात में उन सब के पीछे फायरिंग ने फिजा को हिला कर रख दिया। इसके साथ ही दाएं जानिब से शामियानों में से कुछ लोग निकल आए और बाएं जानिब वाली खाली गली में एक जीप दौड़ती हुई आती दिखाई दी। सोनी बाइक से नीचे उतर गई और चिल्लाकर बोली, रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो, वो भी सुतेले। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मर जाओ, इसलिए जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से दफा हो जाओ। कुछ देर के बाद मैं खुद हवेली में आ रही हूँ, अपने बाप को बता देना। बेगैरत तवाइफ, तेरी ये जुरत! शाहजेब ने गुस्से में पागल होते हुए कहा। ओए बेगैरत बाप के बेगैरत बेटे, मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह गालियां निकाल सकती हूँ। अगर तेरे किसी बंदे ने कोई फजूल हरकत की तो इसका खुमियाजा तुझे भुगतना होगा। देख रहा है तू अब मेरे निशाने पर है। सोनी ने गुर्राते हुए इर्द गिर्द इशारा करते हुए कहा। इतनी देर में शामियानों की तरफ हलचल मच गई थी। वहां से लोग बाहर निकलकर हमें आमने सामने देख रहे थे। तभी मैंने कहा, अब जाता है कि उधार चुकाऊं। ये कहते हुए मैं बाइक से नीचे उतर आया और उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो मेरी तरफ खड़ा देखता रहा। मैं उसके बिल्कुल करीब चला गया और जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तब उसने कहा, बहुत पछताओगे जमाले। कहो अपने लोगों को कि मुझ पर फायर करें, गोली चलाकर मार दें मुझे, कहो। मैंने चीखते हुए कहा तो दाएं जानिब से किसी ने जोर से कहा, खबरदार, अपनी जगह से कोई ना हिले वरना गोली मार दूंगा। फितरी तौर पर मैंने उस तरफ देखा तो वो नया डीएसपी था और उसके साथ काफी सारी नफरी थी जिन्होंने हम पर गनें तानी हुई थी। तभी सोनी उस तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, गोली इसे मारो ऑफिसर जिसने हमारा रास्ता रोका है। तुम लोगों ने जिधर जाना है जाओ, शाहजेब आप भी जाएं। डीएसपी ने तेजी से कहा। हमने तो हवेली जाना है डीएसपी, मैंने कहा तो शाहजेब समेत सभी चौंक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ा। इस वक्त बिल्कुल नहीं, कहते हुए वो हमारे करीब आ गया। फिर शाहजेब को कंधों से पकड़कर कार में बिठाने लगा। वो बैठ गया तो मैं भी वापसी के लिए मुड़ा। मैं बाइक पर आन बैठा तो उसने कार वापस मोड़ ली। कुछ देर के बाद वो अपने बंदों समेत वहां से चला गया। सोनी के साथ वाले बंदे गली के नुक्कड़ पर खड़े रह गए और हम दिलबर के घर की तरफ चले गए। सोनी अंदर चली गई और मैं पिंडाल में चला गया। पिंडाल में इलाके भर के चीदा चीदा लोग थे। उन्हें खबर हो गई थी कि शाहजेब ने मेरा रास्ता रोका है। पीरजादा वकास भी एक तरफ अपने लोगों के साथ बैठा था। मैं खामोशी से जाकर वहां बैठ गया। इस वक्त दुआ हो रही थी जब अचानक सरदार शाहदीन की आमद हो गई। जाहिर है वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई सारे लोग थे। वो भी एक तरफ आकर दुआ में शामिल हो गए। दुआ खत्म हुई थी कि डीएसपी मेरे सर पर आन खड़ा हुआ। धीरे से इशारा करते हुए बोला, जमाल, जरा बात सुनना। मैं उठकर उसके साथ एक तरफ हो गया और कहा, जी बोलें। मेरे साथ जरा दिलबर की बैठक में चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा ही था कि मैं समझ गया। वो रश के इस वक्त में मुझे अपने साथ रखकर सोहनी का ऐलान रोकना चाहता था। तभी मैंने पीरजादा वकास को इशारे से वहीं बैठे रहने को कहा और उसके साथ चल दिया। हम बैठक में गए ही थे कि सरदार शाहदीन भी वहीं आ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, बैठो बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। बोलें, मैंने कहा और उसके सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। डीएसपी ने भी एक कुर्सी संभाल ली। अगर सोनी को भी बुला लो, शाहदीन ने कहा। मुझे उसके बुलाने पर कोई एतराज नहीं सरदार साहब, लेकिन आपने मौका खो दिया। उसने अगर यहाँ बंदे बुलवाए हुए हैं तो मीडिया के लोग भी यहाँ हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो आपकी बेटी होने का ऐलान कर देगी। जब हम बात कर रहे हैं तो ऐलान की क्या जरूरत है? शाहदीन ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने रास्ता रोक कर बेवकूफ़ी की है। शायद वो हमें अकेला ही समझ रहा था। मैंने उसे बहुत रोका था कि ऐसा मत करो, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। वही सुतेलापन, जायदाद के खो जाने का दुख और गुस्सा। उसके लहजे में मायूसी थी। तो क्या आप सोनी को अपनी बेटी मान चुके हैं? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं मानूंगा तो वो साबित कर देगी, मुझे ये पूरी तरह एहसास है। उसने किसी हारे हुए ज्वारी की मानिंद कहा। ठीक है, फिर उसे क्या एतराज? मैंने कहा। जमाल, जब और जहां तुम चाहो, सोनी चाहे, वहीं बात कर लो कि वो क्या चाहती है। लेकिन हमारा एक सियासी कैरियर भी है। हम सब कुछ तय कर लेंगे। फिलहाल ये बात हम लोगों के दरमियान ही में रहे, बाहर ना निकले। इसमें हम सब का फायदा है। सरदार ने यूं कहा जैसे ये सब कुछ उसे बहुत मुश्किल से कहना पड़ रहा हो। ठीक है सरदार साहब, लेकिन बात वही, क्या गारंटी है कि आप अपनी बात से नहीं फिरेंगे? मैंने कहा,
تو शाह दीन के चेहरे पर एकदम से जलाल आ गया। उसका चेहरा गुस्से और खफत से सुर्ख हो गया। तभी डीएसपी बोला, मैं गारंटी हूं, तुम शायद यकीन ना करो, मुझे ऊपर से अहकाम मिले हैं, सरदार साहब ना भी चाहें तो मैंने ये मामला हल करवाना है, यहाँ तक के कानूनी मामलात भी, ये आप मुझ पर छोड़ दें। देख लें डीएसपी साहब, इन्होंने अपनी बात से फिर जाना है, ये हमें कत्ल भी कर सकते हैं। मैंने उसे याद दहानी करवाई तो वो तहम्मुल से बोला, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूँ वो शाहजेब की बेवकूफ़ी थी। बहरहाल जो मामला मिल बैठकर सुकून से तय हो जाए उसमें लड़ना झगड़ना अक्लमंदी नहीं। सोहनी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, उसे बुलाएं ताकि उसे भी मालूम हो जाए, तो फिर कल या परसों हम बैठकर हर चीज़ तय कर लेंगे। ओके, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं, हो गई बात, मैंने कहा और उठ गया। वो भी उठ गए। फिर कुछ ही देर के बाद वो अपनी अपनी सवारियों पर चले गए और मैं पिंडाल में आ गया। पीरजादा वकास मेरे इंतजार में अब भी खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, हाँ बोल जमाले, जाऊं? हाँ, सरदार शाहदीन माफी मांग गया है। मैंने यूं ही कह दिया। दिल नहीं मानता, मगर तू कहता है तो मान लेता हूँ। खैर, आ कभी डेरे पर या मेरे घर कुछ बातें कर लें। उसने बड़े तहम्मुल से कहा तो मैंने फौरन हामी भर ली। मेरा भी दिल करता है, मैं आता हूँ एक दो दिन में। चल ठीक है, फिर रब के हवाले, पीरजादा ने कहा और अपनी महंगी जीप में बैठ गया। वो चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी जाने लगे। मैंने छाके के जरिए सोनी को पैगाम भिजवा दिया था कि सरदार से बात हो गई है। दोपहर के बाद हम अपने घर आ गए। सारे बंदे अपने ठिकाने पर जा पहुंचे और मीडिया के लोग वापस चले गए, जो कि मुकामी सहाफ़ी ही थे। सोहनी और अम्मा अंदर कमरे में थीं और मैं छाके के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा था। मैंने उसे सारी तफसील बता दी तो वो बोला, जमाले तू मान ना मान, सरदार की इसमें भी कोई चाल है, वो वक्त टाल गया है। मैं भी यही चाहता था कि वो वक्त टाल जाए। मैंने कहा तो छाके ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या भला? मैंने पूछा तो वो बोला, अगर बात तय हो गई तो मामला ही खत्म हो गया, और अगर मामला खत्म हो गया तो फिर हमारा सरदारों से क्या लेना देना? इस तरह कम से कम दुश्मनी तो रहेगी। बिल्कुल, अब सोनी की बहुत ज्यादा हिफाजत करना पड़ेगी। उसके साथ आए बंदों को हम कब तक यहाँ रखेंगे? मैंने एक तशवीश जाहिर की। इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं तुझे बताने वाला था, बहुत सारे लोग हैं जो सरदारों के खिलाफ हैं, किसी ना किसी तरह उनसे बदला लेना चाहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो। दो चार दिन तक मैं बता दूंगा कि अब माहौल क्या है। तुम पूरी तवज्जो से ये सोनी वाला मामला हल करो, फिर जरा सुकून से सोचते हैं कि इन सरदारों को नाकों चने कैसे चबवाने हैं। उसने इंतहाई गुस्से में कहा और फिर पुरसकून सा होकर मेरी तरफ देखने लगा। तब मैंने पुरसकून अंदाज में कहा, छाके, जो खेल हम शुरू कर चुके हैं ना, अब चाहें भी तो ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये उस वक्त थमेगा जब हम नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेंगे। ये तो है, लेकिन इस खेल के अंजाम पर होगा क्या, ये हमें भी मालूम नहीं। मगर मुझे एक बात की समझ आ गई है कि आखिर ताकत में ऐसा क्या नशा है। छाके ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो मैं समझ गया कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। मैं सोच रहा था कि अब खाना खाकर यहाँ से निकलें और किसी डेरे पर बैठकर ये सोचें कि इलाके के शाहजोरों, पहलवानों और उन लड़कों को अपने साथ कैसे मिलाया जाए जो किसी न किसी हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। मैं जानता था कि सारे ही लोग मेरे साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो तो मेरी ताकत बनेंगे। मैं अभी इसी सोच का सिरा पकड़ रहा था कि बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज़ आई। मैंने वहीं से बैठे बैठे खिड़की में से देखा, बाहर डीएसपी की जीप रुकी थी। छाके ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला, बाकी नफरी बाहर ही रही और डीएसपी अंदर आ गया। अगले चंद लम्हों में वो पुरसकून अंदाज में बैठ गया तो गोया हुआ, आज ये नूरनगर बहुत बड़े फसाद से बच गया, वरना कितनी लाशें गिरती ये कोई नहीं जानता था। डीएसपी साहब, अगर ये हुक्मरान लोग इंसाफ पसंदी से, दयानतदारी से अपने मामलात चलाते रहें तो किसी को भी उनकी दौलत या जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन यही लोग जब इंसान पर इंसान की हुक्मरानी के नशे में सब कुछ भूल जाते हैं तो फिर रद्द अमल तो फितरी बात है। तुम ठीक कहते हो जमाल, मुझे यहाँ आए चंद दिन हुए हैं। इलाके भर में मेरे बारे में यही मशहूर किया गया है कि मैं इन सरदारों की ईमा पर यहाँ आया हूँ और उन्हें ही तकवीत दूंगा। ऐसा नहीं है, ये जहन में रखना। दूसरा, मैंने यहाँ आते ही यहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लिया। यकीन करो,
اس میں ان حالات کو خراب کرنے میں سردار شاہ دین سے زیادہ شاہ زیب کا ہاتھ ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یہی تو بات ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف، میں نے کہنا چاہا تو وہ مجھے ٹوکتے ہوئے بولا، تقریباً 1 سال سے وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ہی چل رہا ہے۔ خیر، علاقے کی جو بھی صورتحال ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کنٹرول میں آ جائے، لیکن اس وقت میں تم سے جو بات کرنے آیا ہوں سونی کے بارے میں، میرے خیال میں اگر اسے بھی بلا لو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلاتا ہوں، میں نے کہا تو میرے کہنے سے پہلے ہی چھاکا اندر چلا گیا۔ ہمارے درمیان اتنی دیر میں خاموشی ہی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد سونی سر پر آنچل لیے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ تب ڈی ایس پی نے ذرا سا کھنکارتے ہوئے کہا، دیکھیں، میں جو بھی بات کروں گا وہ میں اپنی معلومات کے مطابق کروں گا۔ جہاں آپ کو لگے کہ میری معلومات درست نہیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ بہرحال آپ کے لیے بہت ساری باتیں نئی بھی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، بلا شبہ یہ معاملہ جو سونی اس کے دعوے کے بارے میں ہے کہ وہ سردار شاہ دین کی بیٹی ہے، اس وقت سامنے آیا جب ملک سجاد کی آمد و رفت سونی کے گھر شروع ہوئی۔ سونی کی ماں نے ملک سجاد سے ڈیل کی، اور اگر اس وقت ملک سجاد سے بات نہ ہوتی کہ سونی سرداروں کی بیٹی ہے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ خیر، یہ معاملہ چل پڑا۔ ملک سجاد خود لالچی بندہ ہے۔ اس نے خاموشی اس لیے اختیار کی کہ ایک بار اسے اپنے نکاح میں لے لے تو پھر سرداروں کو بلیک میل کرے گا۔ وہ اپنا پلان سونی وغیرہ سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ سونی کو جب معلوم ہوا تو اس کی سوچ بدل گئی۔ اس نے اپنی شناخت کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ کیا یہاں تک میری بات درست ہے؟ اس نے سونی سے پوچھا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی، بالکل درست ہے۔ ملک سجاد سے سردار شاہ دین کی نہیں، شاہ زیب کی دوستی تھی۔ سونی کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے یہ دوستی مزید گہری کر لی، اسے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے کہ وہ پنجاب سطح کا بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہے۔ تاہم انہی دنوں شاہ دین کے معالج نے اسے لاہور بلوا لیا تاکہ اس کا مکمل چیک اپ کیا جائے۔ یہ اس لیے ہوا کہ سونی نے بھاری رقم دی تھی اس معالج کو۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سونی کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس معالج نے جہاں سونی کو درست بات بتائی کہ وہ اس کی بیٹی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق، وہاں سردار شاہ دین کو بھی ساری کہانی سنا دی۔ شاہ دین کو اس وقت سے علم تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شاہ زیب یہاں سے ادھر ادھر ہو تو سونی اور اس کی ماں سے ڈیل کرے تاکہ یہ معاملہ چپ چاپ ختم ہو جائے۔ مولج نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو ملوائے گا، وہی ان کی ڈیل کروائے گا۔ ان کے پاس دو آپشن تھے، ایک یہ کہ انہیں کسی باہر کے ملک میں بھیج دیا جائے اور ایک معقول رقم انہیں ملتی رہے، یا پھر انہیں مناسب جائیداد خرید کر دے دے اور وہ اپنے طور پر ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ مگر معاملہ بگڑ گیا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایسے جمال کہ ملک سجاد کسی طور نہیں چاہتا تھا کہ سردار شاہ دین کی ان سے کوئی ڈیل ہو جائے۔ سونی اور معالج کے درمیان معاملہ چل رہا تھا۔ انہی کے گھر ایک نوکر سے ملک سجاد کو ساری معلومات مل رہی تھیں۔ تب اس نے اپنی گیم کھیلنی شروع کر دی۔ سردار شاہ دین اور شاہ زیب کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ سونی کون ہے، انہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب ملک سجاد یہاں آیا اور شدید زخمی حالت میں یہاں سے نکلا تو بات کھل گئی۔ دونوں باپ بیٹے میں اختلاف بڑھنے لگا۔ باپ کا موقف یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنائے گا اور انہیں قبول کر لے گا، لیکن شاہ زیب انہیں سرے سے قبول ہی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سونی کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ مطلب اب باپ اور بیٹے کے درمیان یہ کشمکش ہے کہ سونی کو قبول کریں یا نہیں۔ میں نے کہا، سردار شاہ دین تو چاہتا ہے، شاہ زیب صرف جائیداد کی وجہ سے آڑے آیا ہوا ہے۔ شاید اب تک سونی کو اپنی بیٹی کے طور پر وہ قبول کر لیتا، مگر شاہ زیب نے دھمکی دی ہے کہ پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جمال، شاہ زیب تمہیں سونی کے قتل کے لیے تیار کر رہا تھا اور وہ ملک سجاد کو بھی مارنا چاہتا تھا کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ کتنا بڑا معاملہ تمہارے ہاتھوں ماضی میں دفن ہو جاتا، جس کا تمہیں علم بھی نہ ہوتا۔ اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میں نے ساری بات سمجھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ دین تو چاہتا ہے کہ سونی کو اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرے، مگر شاہ زیب نہیں چاہتا۔ اس میں سونی کا طوائف ہونا ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف سونی اور اس کی والدہ نے آئی جی صاحب سے رابطہ کیا اور مجھے خاص طور پر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا۔ سونی کے پاس یہ حق اب بھی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت کے ذریعے اس معاملے کو اچھال سکتی ہے،
इस सारे तनाजुर में अगर कोई माकूल हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इस वक्त मैं आप दोनों से यही मशवरा करने आया हूँ। डीएसपी साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बाप मुझे बेटी मान ले। ये आपको मालूम है कि मेरे वालिद के खाने में सरदार शाहदीन का ही नाम दर्ज है। ये मेरी शनाख्त का मसला है। ये ठीक है और ये तुम्हारा हक भी है। मैं इसे तस्लीम करता हूँ, तुम्हें शनाख्त मिलेगी। इसके अलावा कोई मशवरा? वो तेजी से बोला। शाहजेब जायदाद चाहता है ना, तो वो सारी जायदाद ले ले। मुझे बस मेरी शनाख्त दे दी जाए, बेटी के तौर पर मुझे कबूल कर लिया जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। सोनी ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। फिर ऐसा करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, कानूनी तौर पर सरदार शाहदीन तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम कर ले, लेकिन सारी जायदाद शाहजेब को मिल जाए। तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपने हिस्से की जायदाद शाहजेब को लिख कर दे दूंगी, यहाँ तक कि अपने बाप को भी संभाल लूंगी, सोनी ने एक फखर से कहा। ठीक है, आपके ये जज्बात मैं उन तक पहुंचा देता हूँ। मैं खुद चाहूंगा कि शाहजेब एक माकूल रकम तुम्हें दे दे, फिर तुम उनकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगी। मुझे शाहजेब की जिंदगी में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है, लेकिन वो अगर बहन का हक जिताएगा तो। उसने सवालिया अंदाज में कहा। मसला तो यही है ना कि तुम फिर ये तवाइफ वाली जिंदगी को ख़त्म करके गुमनामी में जिंदगी गुजारोगी। तुम्हें भी मालूम है कि उनका एक सियासी कैरियर है। वो, उसने कहना चाहा तो सोनी ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। ठीक है, मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं गुजारूंगी जिससे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी माँ को भी इस जिंदगी से निकाल लूंगी। बस सरदार शाहदीन मेरे सर पर बेटी का हाथ रख दें। सोनी का लहजा हद दर्जा जज्बाती हो गया था और उसकी आवाज भरा गई थी। चलें, ये तय हो गया, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और इस मसले को एक दो दिन में निपटाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने मेरी जानिब देखा और बोला। एक बात है जमाल, तब तक कोई ऐसा मामला ना हो कि जिससे ये सारा कुछ खटाई में पड़ जाए। हमें मसले को सुलझाना है। देखें जी, मैं पहले ही अपना दिफा करता आ रहा हूँ। इलाके में होने वाले कत्ल मुझ पर डालने की कोशिश की जा रही है। शाहजेब ने बराह रास्त मुझे अगवा करके कत्ल करने की कोशिश की और आज का वाकया आपके सामने हुआ। मुझ पर अगर वार हुआ तो मैं इसका दिफा तो करूंगा। हाँ, खुद से कुछ नहीं करूंगा और ना मैंने पहले किया है। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा तो वो उठते हुए बोला। कल दिन के वक्त हम कहीं इकट्ठे होते हैं और ये सब तय कर लेंगे। अब मुझे इजाजत। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। सोनी अंदर चली गई थी। छाके और मेरी निगाहें चार हुईं तो वो मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि वो क्या चाह रहा है, इसलिए मैं भी हंस दिया। जब ऑपरेशन के बाद हरप्रीत को आईसीयू में लाया गया तब तक अनुजीत अस्पताल में आ चुका था। वो दोनों बेहोश पड़ी हरप्रीत को देख रहे थे। तभी अनुजीत ने बड़े तहम्मुल और आहिस्तगी से पूछा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? खतरे से बाहर है, शाम तक होश आ जाएगा। दो बुलेट उसके कांधे में लगी थी और एक गर्दन से हल्का सा रगड़ खाकर गुजरी है, जसपाल ने बताया। ये कैसे हुआ? अनुजीत ने पूछा तो वो तफसील बताने के बाद बोला। हमलावरों और हरप्रीत के दरमियान कार थी। दरअसल निशाना वो नहीं थी, मैं था। ये तो अचानक ड्राइविंग सीट से निकलकर हमारी तरफ आई थी, जसपाल ने बताया। समझ नहीं आई, असूलन तो इसे ड्राइविंग की तरफ का दरवाज़ा खोलकर ऊपर से घूमकर तुम लोगों की तरफ आना चाहिए था। अनुजीत ने वजाहत चाही। उस तरफ ट्रैफिक थी, दरवाज़ा खोलना खतरे से खाली नहीं था। वो पैसेंजर सीट से निकली थी। अगरचा ये गलती ट्रैफिक से बचने के लिए की गई थी, लेकिन वो मेरे और उन हमला आवरों की फायरिंग के दरमियान आ गई। जसपाल ने उसे तफसीली अंदाज में हाथ के इशारों का भी इस्तेमाल करके समझाया तो वो समझ गया। तब पूछा, कौन थे? मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। हमलावर मैंने पकड़ लिया था, ये कहकर उसने पूरी तफसील बताई और फिर बोला। अब तुम आ गए हो, यहाँ पर हरप्रीत के पास रहो, मैं देखता हूँ। तुम कहाँ जाओगे? अनुजीत ने तेजी से पूछा। पुलिस स्टेशन, लेकिन पहले मैं मेहरा को फोन करूंगा। ये कहते हुए जसपाल ने अपना सेल फोन निकाला और मेहरा के नंबर मिलाने लगा। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। चंद बातों के बाद उसने कहा, तुम अभी उधर अस्पताल में रहना, बाहर निकलने की कोशिश ना करना। दुश्मन का कोई एतबार नहीं। मैं यहाँ पाबंद होकर नहीं बैठ सकता मेहरा। मुझे बताओ कि वो हमलावर कौन था और किसने भेजा था उन्हें? जसपाल ने पूछा तो मेहरा ने कहा,
ابھی اس سے پوچھ تاچھ نہیں کی گئی، میں ابھی پولیس اسٹیشن میں ہی ہوں، لگتا ہے یہ کسی گینگ کا معاملہ ہے، ورنہ اب تک پولیس والے اسے بے حال کر دیتے۔ تم ادھر ہی رہنا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ پولیس اسٹیشن کی لوکیشن پوچھنے لگا، پھر فون بند کر کے انوجیت سے کہا میں جا رہا ہوں۔ مگر جسپال، تمہیں یہاں کوئی نہیں جانتا، کس سے بات کرو گے؟ انوجیت بولا۔ میں دیکھتا ہوں، تم میری فکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے انوجیت کے کندھے کو تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو اسے مہرا کی گاڑی باہر ہی دکھائی دی۔ وہ کار ایک طرف پارک کر کے اندر چلا گیا۔ ایک بڑے سے ہال کے کونے میں ایک میز کے گرد مہرا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک انسپیکٹر جس نے خاکی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی لیکن چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ ایک طرف ایک نوجوان سا لڑکا بیٹھا تھا۔ مہرا نے ان سب کا تعارف کروایا۔ یہ انسپیکٹر ہیں یہاں کے، اور یہ گرمیت سنگھ چوہان ہے، یہ کہتے ہوئے ان دونوں سے تعارف کروایا۔ کیا پروگرس ہے؟ انسپیکٹر صاحب نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی۔ درخواست میں نے دے دی ہے، شام 4 بجے کے بعد ایف آئی آر کٹے گی، مہرا نے کہا۔ مجرم پکڑ لیا گیا ہے، موقع واردات دیکھا نہیں گیا، ایف آئی آر کٹی نہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ جسپال نے حیرت سے پوچھا تو انسپیکٹر نے کہا، وہ لڑکی آپ کی کیا لگتی تھی جسے گولی لگی ہے؟ میری دوست، میری محسن اور میری میزبان۔ یہ کہہ کر اس نے مہرا کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ فائر دراصل مجھ پر کیا گیا تھا؟ میں نے سب تفصیل سے بتا دیا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، مہرا نے سکون سے کہا۔ تم دونوں باؤ لوگ ہو یار، تمہیں کیا پتا کہ نوکری کس طرح کرتے ہیں؟ آپ حملہ آور کو لے کر بعد میں یہاں آئے ہیں، مگر مجھے پہلے فون آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس حملہ آور کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے بتا دیا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائے بغیر سرد لہجے میں کہا تو مہرا نے اس سے بھی سرد لہجے میں پوچھا، مطلب تم ایک کٹ پتلی ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پھر ذرا سا آگے جھک کر سمجھانے والے انداز میں بولا، جس بندے نے ہمیں یہاں تعینات کروایا ہے اس کی تو ماننی ہے نا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بیرسٹر ہیں، یہ فورن سے آئے ہیں، لیکن جب معاملہ مجھ سے اوپر ہو جائے تو وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے مہرا صاحب، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، جائیں اس لڑکی کی دیکھ بھال کریں، مجھے بھی جانا ہے کسی کام سے۔ مطلب اتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہو کہ تم ہماری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ مہرا نے پوچھا۔ آف کورس بیرسٹر صاحب، آپ قانونی جنگ لڑیں جو آپ کا حق ہے، یہ جان لیں کہ آپ کی جنگ ہمارے لکھے ہوئے پر ہی ہونی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ٹوپی میز پر سے اٹھائی اور اٹھنے لگا۔ تبھی گرمیت سنگھ نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور پھر بولا، انسپیکٹر، تم شاید ابھی تک میرا نام سن کر نہیں چونکے ہو یا پھر تم بہت بھولے بن رہے ہو۔ میں پرتاپ چینل سے ہوں، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا ہوا صحافی صاحب، خبریں تو روزانہ آتی ہیں، چلائیں شوق سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ مہرا کے چہرے پر تاریکی چھا گئی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تبھی جسپال نے سکون سے کہا، میں ابھی اپنی ایمبیسی سے بات کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کھیل ہی کچھ دوسرا کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس نے یوں کہا جیسے خود کلامی کر رہا ہو، پھر اچانک بولا، گرمیت، اس حملہ آور کی تصویر لو اور اسے اپنے چینل پر چلاؤ، باقی میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ گرمیت اٹھا اور اس نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے اس حملہ آور کی ویڈیو بنائی۔ اس نے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ واپس آیا تو مہرا کسی کے نمبر ملانے لگا۔ گرمیت تھانے سے نکل گیا۔ مہرا نے اس ساری صورتحال کے بارے میں کسی کو بتایا اور کچھ کرنے کو کہا، جبکہ جسپال حیرت سے یہ دیکھتا رہ گیا کہ قانون کی پاسداری اس طرح بھی ہوتی ہے۔ تبھی مہرا نے کہا، آؤ چلیں۔ وہ دونوں تھانے سے نکل کر باہر آئے تو جسپال کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اسے لے کر ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ وہاں بیٹھنے اور سوڈے کا آرڈر دینے کے بعد مہرا نے کہا، کچھ سمجھے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا خیال ہے اس پولیس والے کو رشوت چاہیے ہوگی جو آپ نے دی نہیں۔ جسپال نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں جسپال، ایسا نہیں ہے، کوئی پولیس انسپیکٹر اتنی صاف گوئی، مطلب اتنے دھڑلے سے ایسی بات نہیں کہتا۔ اس نے ہمیں ٹالا نہیں، چیلنج دیا ہے۔ سو اس کے پیچھے صرف اور صرف قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ ہی ہے۔ کیا تم رنویر کو بھول رہے ہو؟ وہ ہم سے کوئی ایسی غلطی چاہتے ہیں جس سے ان کے شک کو یا تو تقویت ملے یا وہ شک دور ہو جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم مظلوم بن جائیں اور ان سے انصاف کی بھیک مانگتے رہیں؟ جسپال نے کہا، نہیں، صرف اتنا کرنا ہے کہ کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھانا۔
वो तुम्हारे बारे में ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे राब्ते किस किस से हैं। कोई एक भी गलत राब्ता तुम्हें शक के दायरे से निकाल कर यकीन के शिकंजे में ले आएगा। घबराहट और गुस्से में ही गलत कदम उठते हैं। वो तुम्हारी या हरप्रीत के इर्द गिर्द लोगों की रसाई देखना चाहते हैं कि मदद के लिए तुम किन लोगों को बुलाते हो। यहीं से उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मेहरा ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार करने के। वो मायूसी में बोला तो मेहरा ने कहा, नहीं, हम अभी यहाँ से उठकर एसीपी के ऑफिस में जाएंगे जो यहाँ से नज़दीक है। वहां जाकर उनसे फरियाद करेंगे कि एक अदना सा इंस्पेक्टर कानून की पासदारी नहीं कर रहा। वो तेजी से बोला तो मेहरा ने कहा, बिल्कुल फरियाद ही नहीं, बाकायदा लिख कर देंगे। हमें वहां पर कुछ वक्त गुजार कर वापस इस थाने में इसी इंस्पेक्टर के पास आना है। क्या आप भी कोई खेल खेलना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन इसमें तुम बिल्कुल यूं दिखाई दोगे जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं। तुम परेशान हो रहे हो कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस दफ्तर में हमें तकरीबन 2 घंटे जाया करने हैं। मेहरा ने सोचते हुए कहा। वो सोडा पीता रहा और सोचता रहा, फिर उठकर उसकी दुकान के अंदर चला गया। वहां से उसने एक फोन कॉल की जो तकरीबन 5 मिनट तक चलती रही। फिर पैसे अदा करके वो वापस मुड़ा, जसपाल को साथ लिया और थाने की पार्किंग तक चले गए। वो एसीपी ऑफिस में पहुंचे तो वो अपने ऑफिस में नहीं था। मेहरा ने वहीं बैठकर दरखास्त लिखी और उसके मातहत अमले को देकर डायरी नंबर ले लिया। इस मरहले में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया। अगला 1 घंटा उन्होंने वहीं बैठकर एसीपी का इंतजार किया। बिल्कुल आखिरी चंद मिनट में वो अपने ऑफिस आया तो वो दोनों उसके ऑफिस में चले गए। वो अधेड़ उम्र और तजर्बाकार आदमी था। मेहरा ने जब मामला उसको बताया तो वो बोला, ओह, तो ये वही मामला है जिसकी खबर अभी चैनल पर चल रही है। लेकिन आपके इंस्पेक्टर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो तो बात ही कुछ और तरह से कर रहा है। जसपाल ने शिकायती लहजे में कहा, आपने दरखास्त दे दी है ना? शाम तक अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं इस मामले को खुद देखूंगा। आप फिक्रमंद ना हो, मैं छानबीन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। एसीपी ने तशवीशज़दा लहजे में कहा और फिर कुछ तसल्ली आमेज बातों के बाद उन्हें भेज दिया। वो दोनों उसके ऑफिस से निकल आए। अब वापस थाने जाना है, मेरे पीछे आना, लेकिन बहुत मोहतात होकर, मेहरा ने कहा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो जब थाने पहुंचे तो वहां पर कुछ मजीद चैनल के लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को घेर रखा था और उससे सवाल कर रहे थे। इंस्पेक्टर बड़े एतमाद से जवाब दे रहा था। फिर जैसे ही उन दोनों पर निगाह पड़ी तो मुस्कुराते हुए बोला, देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह प्रताप चैनल ने रिपोर्ट दी है और जिस तरह खबर को बिगाड़ कर पेश किया है, असल वाकया वैसे नहीं है। मैंने छानबीन की है, फायरिंग का सिरे से कोई वाकया पेश आया ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो लड़की अस्पताल में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, एक खातून सहाफी ने जज्बाती अंदाज में कहा। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको मालूम होगा ना, उसने तंजिया अंदाज में कहा और फिर बोला, असल वाकया सिर्फ इतना है कि उस मोटरसाइकिल की बाइक गलती से इनकी गाड़ी के साथ टकरा गई। उन्होंने उतरकर इसे मारा पीटा, जिसके गवाह मौजूद हैं। भरे बाजार में इसे रगेदा, इसे बुरी तरह जदोकोब किया गया और फिर थाने में लाकर यह कह दिया कि उसने फायरिंग की है। उस लड़की को जो फायर लगे हैं वो कहाँ से लग गए, वो किस खाते में है? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। अब सिर्फ यही मसला हल करने वाला रह गया है। मेरे ख्याल में दो बातें हैं। एक तो केस मजबूत बनाने के लिए इन्होंने खुद फायर कर लिए हैं, और दूसरा खामखा की सनसनी फैलाने के लिए यह ड्रामा रचाया गया है। बहरहाल तफ्तीश जारी है और मैं पूरी तवज्जो से इस केस को देख रहा हूँ। ये मामला कब तक साफ हो जाएगा? एक दूसरे सहाफी ने पूछा। देखते हैं कब तक होता है, क्या नतीजा निकलता है, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर हाथ के इशारे से उन्हें रोकता हुआ बोला, अब बस करें, मुझे अब मजीद कुछ काम भी करने हैं। इन्हीं लम्हात में जसपाल ने उन रिपोर्टर्स के सामने अपनी बात कहना चाही थी कि मेहरा ने उसे रोक दिया। उसने मजबूती से जसपाल का हाथ पकड़ लिया। चंद मिनट के बाद वो चले गए तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग फिर आ गए हो। मुमकिन है मैं आप ही को इन सलाखों के अंदर कर दूं। मामला वही है जो मैंने अभी मीडिया को बताया है। इंस्पेक्टर, हम नहीं जानते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए भी या नहीं। तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस वाक़े को क्या रंग दे रहे हो, लेकिन कब तक? मेहरा ने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तो जाए ना, जाकर ऐसे वसाइल तलाश करें जिनसे आपकी आवाज़ सुनी जा सके। मैं जानता हूं कि तुम लोग अभी एसीपी ऑफ साहब के ऑफिस से आए हो, कोई फायदा नहीं होगा।
मेरी मानो तो खामोशी के साथ यहाँ से निकलो और जाओ अपने घर सुकून करो। वो लड़की ठीक हो जाए तो उसे घर में आराम करने दें। गुड लक, इंस्पेक्टर ने कहा और बाहर की जानिब चल पड़ा। उसे गए चंद मिनट ही हुए थे। जसपाल ने मेहरा से पूछा, अब क्या करें? बस चंद मिनट, ये कहते हुए उसने घड़ी देखी और पुरसकून सा होकर कुर्सी पर बैठा रहा। चंद मिनट ही गुजरे थे कि लॉकअप के अंदर से एकदम से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगीं। फिर आपाधापी शुरू हो गई। तभी एक चीख बुलंद हुई। जिस वक्त तक दूसरे अहलकार वहां पहुंचते, अंदर से किसी के बिलबिलाने की आवाजें आती रहीं। वो दोनों भी बाहर निकले और लॉकअप की सलाखों के सामने चले गए। वो जो हमला आवर था वो बेहोश पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था और उसके पीछे चंद सिपाहियों ने एक लंबे तड़ंगे शख्स को रोका हुआ था, जो बिफरे हुए अंदाज में उसे मारने के दर पे था। वो ऊंची ऊंची आवाज में उसे गालियां निकाल रहा था। ये क्या हुआ है? जसपाल के मुंह से निकला। देखते जाओ होता क्या है, खेल शुरू हो गया है, मेहरा ने हल्की आवाज में कहा और वापस इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी किसी कांस्टेबल ने कहा, अरे ये मर जाएगा, इसका खून बहुत बह रहा है। दूसरे के भी तो इतना बड़ा जख्म है, अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा वरना तो ये हमारे गले में अटक जाएंगे। ओए साहब को फोन लगाओ। वो बाहर हैं तो फिर जल्दी बुलाओ यार। वहां पर ऊधम मच गया था। मेहरा और जसपाल तमाशाइयों की मानिंद उन्हें देखते रहे। जसपाल के जहन में आ रहा था कि अगर हमला आवर कहीं मर गया तो सारा सबूत और वो रास्ता खत्म हो जाएगा जिससे वो अपने उस दुश्मन तक पहुंचते जिसने हमला करवाया था। चंद मिनट गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर भागता हुआ आया। हमला आवर फर्श पर पड़ा था। वो एक ही निगाह में हालात की नज़ाकत को भांप गया। उन दोनों के खून बह रहा था। इंस्पेक्टर दोनों ही को अस्पताल ले जाने पर मजबूर था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर तेजी से बोला, फौरन इन्हें अस्पताल ले चलो। सर एम्बुलेंस के लिए फोन कर दें सर, एक कांस्टेबल ने तेजी से कहा। ओए नहीं, बहुत देर हो जाएगी, बाहर देखो कोई वैन वगैरह मिल जाए, नहीं तो टैक्सी ही पकड़ लेना। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया तो दो चार कांस्टेबल बाहर की जानिब लपके। तभी मेहरा ने जसपाल से आहिस्तगी से कहा, चलो निकलते हैं। वो दोनों उठे ही थे कि एक कांस्टेबल ने मेहरा से कहा, आपकी गाड़ी भी तो है ना शाब, उनको ले चलें। तभी मेहरा ने एक निगाह इंस्पेक्टर पर डाली और तंजिया लहजे में बोला, सॉरी, इन दोनों में से कोई मर गया तो तेरे इंस्पेक्टर ने सारा मुद्दा मुझ पर डाल देना है। जाओ, जाकर कोई दूसरी गाड़ी तलाश करो।